चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। ठीक है, हेडिंग दे दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो इस चैप्टर के बारे में पहले जान लो, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो शुरुआत है वो शुरुआत आपका होगा, सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट को समझेंगे। ऐसा कह लो कि इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक पार्ट होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का और एक पार्ट होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फील्ड सबका निकाल के देख लेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए निकाल के देखा था, सेम उस तरीके से सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स फिर उन्हीं सब के लिए देखेंगे कितना कितना फोर्स आपका आता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होगी तुम्हारी बार मैग्नेट से। ठीक है, पहला आज का लेक्चर हम लोग बार मैग्नेट पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें पता ही है बायोट-सवर्ट लॉ, बायोट-सवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन, जो तुम्हारे सोलेनॉइड हो गए, टोरॉइड हो गए, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एंड उसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। पूरी की पूरी जो मैग्नेटिज्म यूनिट है वो जेईई मेंस के हिसाब से लेके चलो तो कम से कम भी तो 3 क्वेश्चन तो रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म यूनिट से होती है। मैग्नेटिज्म यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? एक तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और तीसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, टोटल ये 3 चैप्टर है और इस 3 चैप्टर से ठीक ठाक सवाल आ जाते हैं। और अगर तुम्हें ढंग से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मेंस के क्वेश्चन तो तुम फॉर्मूला बेसिस पे निकाल सकते हो। एडवांस में पूछे जाते हैं, एडवांस में थोड़ा सा ऐसा कह लो कि मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। इसको बड़े आराम से मिक्स किया जा सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, मेंस में इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, मेंस में डायरेक्ट मैग्नेटिज्म पे भी तुम्हारा सवाल आ जाएगा, बस 12th का पोर्शन तुम्हें याद होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे दो बार में। एक सेकंड, बार मैग्नेट से पहले ना एक छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद बार मैग्नेट हेडिंग देना, बार मैग्नेट को पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा सवाल है बच्चों, ये एक ना न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, और एक न्यूट्रल बॉडी यहां भी रखी हुई है, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, और कोई कहे कि भाई किसी स्पेस में ये दो न्यूट्रल बॉडी रखी है और इनके बीच में ना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। ढंग से इस बात को सुनना कि इनके बीच में दोनों तरह के फोर्स हमें फील हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो आखिर इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो न्यूट्रल न्यूट्रल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगवा दे रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी, मतलब अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन दोनों तरह का फोर्स इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो पहले जो अभी तक हमने फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि सर अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल करेगा, मीन सेम चार्ज है तो रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तो दोनों न्यूट्रल है। वहां एक कॉन्सेप्ट हमने और भी पढ़ा था कि अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरा बॉडी न्यूट्रल है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ दोनों बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा फिर सर इनके मास की वजह से हो रहा होगा, तो मास की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन। मास की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन। रिपल्सन तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सर इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। सो देयर विल बी a magnetic force acting on it। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? सर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन का भी हो सकता है। समझ गए? और ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसा रीजन होगा? उसका नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिमिलर है, रिलेट कर पा रहोगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, वैसे ही एक तुम्हारा फील्ड आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ओनली अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन भी था, बट वो डिपेंड कर रहा है चार्जेस के ऊपर। सेम है तो रिपल, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ अलग प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे। ठीक है,
चलो इसको फर्दर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो सर ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आया, ये आया क्यों, है ना। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आया कहां से, इसका कॉज क्या है। तो देखो चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करा था कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वही चार्ज आपका मोशन में आ जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। आई रिपीट, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मोशन भी दो तरह के हो सकते हैं। तो अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो उसमें कौन कौन सी चीजें निकल के आएंगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म तुम बड़े आराम से कह सकते हो सर, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग, या इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, या चार्ज कह लो, चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, तो क्यों आया, क्योंकि चार्ज आपका किस में है, मोशन में है। उसके बाद दूसरी चीज, चलो मैग्नेट को समझ ही लो। हो गया यहां तक नोट। अब जो भी बॉडी इन चीजों को शो करते हैं उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं, उनका नाम क्या रख दिया हमने, मैग्नेट। तो बॉडी विच शो मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेट, इस बात को भी ध्यान रखो। बॉडी विच शोज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में ये जो तीन बातें हुई, ये तीन बातें बिल्कुल बेसिक है और कुछ ना कुछ फंडास क्लियर करती हैं कि लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों चीजें हैं और बॉडी दोनों न्यूट्रल है, तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये बात दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, और सर मैग्नेटिज्म हुआ कैसे, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट निकल के कैसे आया, तो मैग्नेटिक इफेक्ट चार्ज के मूवमेंट की वजह से निकल के आया। अगर चार्ज इज इन मोशन देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट निकल के आएगा। बाकी एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया कि जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक मैग्नेट है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज बार मैग्नेट। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की बात करें तो देखो बार मैग्नेट कुछ ऐसा सा नजर आता है सर, ये होता है आपका बार मैग्नेट, एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नॉर्थ है इसको तुम क्या कहोगे, ये एक मोनोपोल है, ये क्या है, मोनोपोल। वैसे साउथ क्या है, ये भी एक मोनोपोल है सर, मोनोपोल। बट फैक्ट ये है कि कभी भी मोनोपोल अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल का मतलब एक पोल, डाइपोल का मतलब दो पोल। तो यहां पे तुम इस बात को लिख सकते हो कि मोनोपोल, चलो पहले लिख ही देते हैं, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट अलोन, ओनली डाइपोल कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज पोल स्ट्रेंथ। देखो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को थोड़ा डिटेल में समझो। डिटेल क्या मतलब, यही चीजें हैं, लाइक ये नॉर्थ पोल है
और ये साउथ पोल है बच्चों, ठीक है। तो ये जो पोल हैं इनको हम लोगों ने थोड़े अलग तरीके से ट्रीट कर दिया कि जो नॉर्थ वाला है उसे मैं डिनोट करूंगा प्लस एम से, और ये जो साउथ वाला है इसको डिनोट करूंगा मैं माइनस एम से, ठीक है। नॉर्थ वाले को प्लस एम, साउथ वाले को माइनस एम। अब इससे क्या होगा, होगा तो कुछ भी नहीं, बस डिनोशन है बेटा, प्लस एम और माइनस एम। ये बस ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं कराऊंगा मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, है ना, डाइपोल मोमेंट के ऊपर, उसके ऊपर काम देगा। तो ये प्लस एम हो गया, ये आपका माइनस एम हो गया। बाकी पोल स्ट्रेंथ के बारे में उसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होता है आपका, यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपका होता है AL। इतनी बातें नोट कर लो पोल स्ट्रेंथ के बारे में। ये सब बेसिक बेसिक बात है, लिखवा रहा हूं बस, ठीक है। इसके बाद बस 1-2 मिनट और वेट कर लो, सारी बोरियत निकल जाएगी। हो गया नोट। अब देखो 2-3 बातें और नोट कर लो। जैसे ये M अगर आपका बढ़ता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका बढ़ेगा, M अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, और अगर M आपका ये डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका डिक्रीज होगा। कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी बातें होगी पोल स्ट्रेंथ के बारे में। और बच्चों अगर इस M आपका 0 है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, आपका 0 होगा। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। M अगर 0 है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका है ही नहीं वहां पे। तो ये तो बात होगी पोल स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। क्योंकि 2 पोल एग्जिस्ट कर रहा है सर, तो ये तो हो गया सर पोल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही है, सेम है बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। अगर ये है आपका साउथ पोल और ये रहा आपका नॉर्थ पोल, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपका L है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट मैग्नेटिक डाइपोल इज ऑफ कोर्स पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, M इनटू L। कैसी क्वांटिटी है ये सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सर डायरेक्शन है इसका साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो ये आपका माइनस M, ये आपका प्लस M। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैसे ही इसकी डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद आगे बातें, सर ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और लेंथ का भी मीटर, यानी इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन आपका होगा AL2, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, हाँ नेक्स्ट अगर तुम इसमें बात करो, अच्छा एक चीज और प्रैक्टिकली जो देखा गया है, जो लेंथ होती है मैग्नेटिक डाइपोल्स की वो कितनी होती है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो लाइक ये जो नॉर्थ और साउथ में बिल्कुल कॉर्नर में दिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये नॉर्थ और साउथ बिल्कुल कॉर्नर में नहीं होते हैं। ये कहां होते हैं सर, ये थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट रहेंगे, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अगर इसकी एक्चुअल लेंथ आपकी L है तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 0.84 ऑफ L है, ठीक है, थोड़ा सा उससे कम होता है। तो अगर तुम प्रैक्टिकल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखना चाहो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कम्स आउट 0.84 ml, ये प्रैक्टिकल है।
ठीक है, प्रैक्टिकली आपका 0.84 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यही डिस्कस कर ले। चलो यही डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको पता ही सर, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर क्या फील हो सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील किया जा सके। तो रीजन अराउंड विच magnetic force can be influenced। ठीक है, एक ऐसा रीजन जहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स फील हो, वहां उस रीजन को अपन क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, उसी को सिमिलर करके तुम मैग्नेटिक फील्ड को समझो, याद रखने के लिए आसानी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तुम्हारा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका ई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन में दैट चार्ज। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हो सर, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ, अपॉन में पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां से तुम फोर्स भी लिख सकते हो, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स बी इंटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पे हम लोग m को क्या रखते थे, विदाउट साइन रखते थे, लेकिन यहां ये जो m है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ये आपको विथ साइन रखना है, ये आपको विथ साइन रखना है। ठीक है, ये आपको विथ साइन रखना है। इससे क्या पता चला तुम्हें, इससे ये पता चला कि अगर आपका नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ पोल के लिए फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है, नॉट नॉर्थ इट्स साउथ, साउथ और मैग्नेटिक, साउथ के लिए जो फोर्स होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, एंटी पैरेलल, और नॉर्थ के लिए क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो फॉर साउथ force and magnetic field are anti-parallel, and for north force and magnetic field are parallel। क्लियर हो गया बात? ठीक है, यहां तक नोट करिए फटाफट। नोट अगर हो गया तो अब कुछ बातें और ही डिस्कस कर लेते हैं, लाइक एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, हाँ टेस्ला, गुड वन कि सर टेस्ला होगा, लेकिन मैं यहां से भी देख के बता सकता हूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ, तो इट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही होगा। और न्यूटन को तुम क्या लिख सकते हो सर, न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, एम्पियर मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, आपके पास यूनिट निकल के आ रही है केजी अपॉन में एम्पियर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों टेस्ला, इसका नाम क्या है, टेस्ला। समझ गए, नोट कर लो इसको। इसका एक और यूनिट है, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, ये बस एक इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल वाला बस एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं कह रहा था कि हाँ एक और यूनिट होती है, दैट इज वेबर। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, ये केजी है ना, केजी एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर, इसे टेस्ला भी कहते हैं, या फिर तुम इसे कह सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और टेस्ला भी है। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। बाकी डायमेंशन लिख के दिखा दो, जगह की कमी हो गई, मतलब आ गया जगह। डायमेंशन भी बता दो, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा सर, यहां मैंने साफ साफ लिख दिया है, केजी का आपका क्या हो गया एम, एम्पियर का आपका क्या हो गया A-1, और सेकंड का आपका हो गया T-2।
तो ये आपका डायमेंशन हो गया। क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तभी जा करके तो ये सारी चीजें यहाँ निकल के आई है। ठीक है, चलो इतनी बातें ध्यान है तो अच्छी बात है। कुछ बातें और कर लेते हैं, नोट कर ले यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं इस डाइपोल को किसी भी उसमें रख दूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो सवाल है हमारा, बार मैग्नेट या फिर दिस बार मैग्नेट ही लिखो, बार मैग्नेट is placed in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसे रख दिया, बार मैग्नेट को रख दिया। लेट सपोज किसी भी थीटा एंगल पर, लेट सपोज किसी भी थीटा एंगल पर मैंने इस बार मैग्नेट को रख दिया है। यहां पे इसका नॉर्थ पोल है बच्चों, और यहां पे इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको बड़े अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स कैसे होंगे, पैरेलल। तो इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, उल्टा कर दूं क्या, नॉर्थ और साउथ, जैसे मर्जी कर दो सर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ऐसे भी रहेगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, ऐसे रहने दो। चलो फोर्स ही तो डिस्कस करना हमें। तो नॉर्थ पोल पे सर फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और साउथ पोल पे फोर्स कैसा लग रहा होगा सर, अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, लाइक ऐसे। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा नॉर्थ पे, और जो अपोजिट लगेगा वो लगेगा साउथ पे। कितना होगा वैल्यू सर, दिस विल बी ऑफ कोर्स, दिस F1 विल बी ऑफ कोर्स m into b, एंड दिस F2 विल बी ऑफ कोर्स माइनस का f इंटू b। मैंने कहा था ना विच साइन लिखना, और साउथ का आपको क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो देखो एक तरीके से तो ये कपल बना दिया, कपल ही तो है ये, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब यहां कौन एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। सर यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, और रोटेटिंग इफेक्ट आएगा तो टॉर्क निकल के आया। तो टॉर्क निकल के आया तो मुझे आप बताओ इसका टॉर्क कितना होगा। तुम रिलेट करके भी याद रख सकते हो सर, जैसे सेम ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल उठाया था एक, हाँ वहां पे क्या था, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा है ना, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां टॉर्क आपका निकल के आ रहा था पीई साइन थीटा। तो फॉर मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका टॉर्क निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सर, यहां इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां मैग्नेटिक डायपोल होगा यानी कि कैपिटल एम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा एम बी और साइन थीटा। हालांकि तुम यहां से भी यही चीज सेम चीज निकाल सकते हो, सेम सर, टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स तुम्हारे पास एम बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर, अगर ये वाली लेंथ है आपकी एल तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एल साइन थीटा, और एम इंटू एल इज ऑफ कोर्स एम। तो टॉर्क जो आपका निकल के आ गया वो निकल के आ गया एम बी साइन थीटा। ठीक है, इसे आप ऐसे ही कह सकते हो सर, दिस इज ऑफ कोर्स एम क्रॉस बी, दिस इज ऑफ कोर्स एम क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है। अब चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, चलो जैसे हमने रिलेट किया है वैसे ही रिलेट कर देते हैं। तो रिलेट करने पे बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना निकल के आता था, पीई कॉस थीटा, है ना, वहां पे निकल के आता था पीई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां आपका निकल के आता सर माइनस का पी कॉस थीटा। यहां पे क्या आएगा सर, माइनस, यहां क्या शो करता था, माइनस यहां पे क्या शो करता था,
भूल गए? पोटेंशियल एनर्जी फॉर मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? U इज ऑफकोर्स माइनस का एम बी कॉस थीटा। ये निकल के आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है एम बी कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क होता है आपका एम बी साइन थीटा। अब यहां पे दो केस बनते हैं, कब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और कब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। देखो, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो सर ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ी पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, यहां नॉर्थ पोल है और यहां पे आपका साउथ पोल है, और ये किसी भी एंगल थीटा पर है। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो पोजीशन कहां होगी? तो पहले चलो हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं। सर U इक्वल्स टू जो है आपका एम बी कॉस थीटा माइनस का एम बी कॉस थीटा होता है। यही होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो सर स्टेबल का मतलब एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया सर? U क्या होना चाहिए आपका? U होना चाहिए मिनिमम, और U मिनिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेकिन यहां पे ढंग से देखो, बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना? क्या ओ अच्छा, जीरो कह दो, ठीक है ठीक है। तो U इक्वल्स टू माइनस का, मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जीरो, सो U इक्वल्स टू माइनस का एम बी कॉस जीरो, सो U इक्वल्स टू एम बी नेगेटिव का। सर ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है, दिस इज मिनिमम। और बच्चों ये थीटा क्या था? सर थीटा है मैग्नेटिक डाइपोल और उसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यही है। यानी कि ये जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल जा रहा था साउथ से नॉर्थ की तरफ, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये जो डाइपोल आपका जा रहा था इधर, अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में होने चाहिए? एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तब जाकर के इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा। मतलब ये इस पे ऐसे लेटा होना चाहिए, यहां नॉर्थ हो जाए यहां साउथ हो जाए, तो इस टाइम पे इसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, और ये बिल्कुल स्टेबल होगा। आपको स्टेबल पोजीशन के बारे में पता चल गया कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कैसा है? स्टेबल पोजीशन है। मतलब कि अगर सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है कि भाई टाइम पीरियड निकाल के बताओ, क्योंकि यहां ऑसिलेशन पॉसिबल है। जैसे मैंने इसको यहां छोड़ा तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो ये एक टर्निंग इफेक्ट देगा और ये खुद को इधर की तरफ मोड़ेगा सर, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा तो हम लोग इस फोर्स को भी देख के समझ रहे हैं कि सर नॉर्थ पे तो इधर फोर्स लग रहा है, साउथ पे इधर लग रहा है, ऑफ कोर्स ये बात इधर ही घूमना चाहेगा। आ रही बात समझ? ठीक है। तो अगर ये किसी इस थीटा एंगल तक है तो ये बार बार खुद को मोड़ेगा और एक तरीके से एसएचएम करेगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं एसएचएम की बात कर ही रहा हूं, एसएचएम की बात जब मैंने शुरू कर ही दी है, तो चलो इक्वेशन बना ही लेते हैं। तो टाउ का फॉर्मूला क्या है सर? टाउ इक्वल्स टू, हमने अभी पढ़ा एम बी साइन थीटा, यही पढ़ा। तो एसएचएम के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिख के दिखाओ, एसएचएम के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिख के दिखाइए। जैसी बातें चल रही थी कि यहाँ पे एंगुलर एसएचएम होगा, और एंगुलर एसएचएम ऐसे प्रूव करोगे, क्योंकि सर ये थीटा स्मॉल होगा तभी तो ये बार बार इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं थीटा इज स्मॉल। तो थीटा अगर आपका स्मॉल है तो साइन थीटा को बड़े आराम से आप थीटा लिख सकते हो। सो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एम बी थीटा। देखो हो गया ना, हो गया ना तुम्हारा एंगुलर एसएचएम प्रूव्ड, एंगुलर एसएचएम। अब यहां से अगर तुमसे मैं पूछूं अल्फा कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आई अल्फा सर एम बी थीटा होता है। तो आपके पास अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट अल्फा कम्स आउट एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। देखो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगुलर एसएचएम प्रूफ है हमारा।
जैसे ही अल्फा निकल के आया, अल्फा से तुम ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा कितना आ जाएगा बताओ, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा ही तो होता है, यानी कि सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई एम बी अपॉन आई, सो ओमेगा इज अंडर रूट एम बी बाई आई। अगर आपके पास ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पुट करोगे आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई ओमेगा, ओ सॉरी एम बी। ये निकल के आ गया आपका टाइम पीरियड, ये निकल के आ गया आपका ओमेगा, और ये निकल के आ गया आपका अल्फा। कैसे मैंने रिलेट किया कि सर अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी आई। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, तो सर ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, और मैंने एसएचएम वगैरह भी तुम्हें निकाल के बता दिया। एक आधा क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग एसएचएम का। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल कब होगा और उसकी पोजीशन भी बनाएंगे हम लोग अनस्टेबल के लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा डायपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आपका नॉर्थ पोल है सर, और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि सर यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, तभी तो जाकर के वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए जो आपके पास फॉर्मूला था वो था सर माइनस का एम बी कॉस थीटा। तो थीटा कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी निकल के आ जाएगी, सॉरी मैक्सिमम कितनी निकल के आ जाएगी? एम इंटू बी। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेन तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझना है। यानी कि सर ये जो डायपोल होगा, ये डायपोल कुछ इस प्रकार होगा, ऐसा, यानी कि ये नॉर्थ पोल इधर आ गया और साउथ पोल इधर की तरफ आ गया 180 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और ये चाह करके भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं ला सकता है। ठीक है, ये कैसे घूम करके पूरा इतना आ जाएगा, समझ रहे हो? ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और अनस्टेबल के लिए थीटा आपका होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर हो गया फंडा? स्टेबल और अनस्टेबल का फंडा क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बिना देर किए हुए बढ़ो आगे। अच्छा, कुछ बातें और कर लेते हैं, या एक दो क्वेश्चन हो जाए? चलो एक दो क्वेश्चन हो जाए, है ना, एक दो सवाल हो जाए प्यारे से। नहीं देख लो, पहला सवाल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर है, और हमने एक डायपोल रखा है, वो डायपोल ऐसे है। अच्छा बच्चों, इसको बताने से पहले ना, चलो पहले सवाल दे देता हूं, उसके बाद मैं एक चीज और डिस्कस कर लूंगा। ये तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल एम दिया हुआ है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई गिवन है। ठीक है, और दिस एंगल इज गिवन थीटा। आपको क्या निकालना है? फाइंड ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, आपको ये निकाल के बताना है। ठीक है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बात कर रहा था, यहां मेंशन कर लेना। देखो ये जो मैंने आई लिखा है ना, तुम्हें पता है सर आई तो डिपेंड करता है ना कि आप कहां से घुमा रहे हो। ठीक है, तो अगर बोला हुआ है कि ये हिंज है, ये डायपोल क्या है? हिंज है, तो आई कौन सा लोगे? फॉर हिंज। अगर मान लो ऐसा बोल दिया गया कि ये यहाँ पे हिंज कर दिया गया है, इस तरीके से हिंज है यहाँ, तो डायपोल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे वो कौन सा लोगे सर? आई हिंज। और अगर नहीं बोला हुआ है तो आई कौन सा लोगे? आई सेंटर ऑफ मास वाला। ठीक है, यहां तो खैर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बता ही दिया है, तो मुझे यहां से ओमेगा मैक्स निकाल के बताइए। तुम्हारा आंसर करेक्ट है। देखो ओमेगा मैक्स की बात कर रहा हूं ना मैं, ओमेगा मैक्स की पहले पोजीशन समझो कौन सा होगा। इससे तो मैं स्टेबल की बात कर रहा था। देखो ये वाली जो पोजीशन है, जो मैग्नेटिक बिल्कुल इसके 0 डिग्री पर आएगा, वही तो वहां पे उसका ओमेगा मैक्स होगा।
ठीक है ना। इस बात को देखो मैं हर बार हर सवाल में कराता हूँ। बेटा ये ना ऐसे ना, यहाँ से पहले स्पीड बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी, और जब ये अपने स्टेबल वाले पोजीशन पर आएगा वहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी सर। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ऐसे 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 आएगा तो स्पीड लगातार घट रही होगी घट रही होगी घट रही होगी। फिर यहां से बाद इसकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, फिर ये ऊपर आना शुरू होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी 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 और यहां आकर के फिर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर स्पीड घटेगी 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 और यहां आएगा। तो इस तरीके से बार बार ये एसएचएम करेगा, समझे। तो यानी कि सर मैक्सिमम की जो पोजीशन है ये आपकी ओमेगा मैक्स की पोजीशन है। दिस इज द ओमेगा मैक्स, ये आपका ओमेगा मैक्स होगा, यहीं पे तो होगा। तो लगा दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल will equals to kinetic energy final plus potential energy final। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल इनिशियली सर माइनस का एम बी कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा सर माइनस का एम बी कॉस 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस का एम बी, ठीक है। अब यहां से देखो कितना आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। सो ओमेगा कम्स आउट अंडर रूट 2 एम बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आई। दिस इज योर ओमेगा मैक्स। क्लियर हो गया तुम्हें। एक और सवाल हो जाए फिर, चलो एक सवाल और देखो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी हुई है, ठीक है। कोई डायपोल है जो कि इनिशियली 60 डिग्री की पोजीशन पर बैठा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, घुमा करके और यहां से 60 डिग्री हमने घुमा दिया, ये आपका फाइनल पोजीशन है। बट बात यहां पे ये हुई कि यहां से यहां घुमाने में जो काम किया गया वो बहुत ही स्लोली किया गया है। स्लोली का मतलब समझते हो ना, हाँ। तो आपसे पूछा गया है फाइंड, अच्छा ये भी बताया गया है ये मैग्नेटिक एम है, ये भी आपका एम। तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू रोटेट द मैग्नेट, to rotate the magnet by angle 60 degree slowly। चलो निकाल। देखो यहां पे ये स्लोली लिखने से बहुत सारा काम हमारा आसान हो गया। डायरेक्ट अपन कहेंगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज ऑफ कोर्स चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बट यहां पे बात ये होगा जैसे आपने स्लोली कहा, मतलब जो स्पीड यहां आती है वही स्पीड बढ़ते 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 सेम ही है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आपका 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, डेल्टा के ई तो 0 हो गया, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यानी बड़े आराम से कहोगे सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या होगा सर एम बी कॉस, बी और एम के बीच में कितने का एंगल 120, तो एम बी कॉस 120 माइनस का में माइनस करोगे माइनस का एम बी कॉस 60। देखो जरा कितना आ जाएगा, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/2, ठीक है। तो एम बी बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है सर वही सेम, यानी कि एम बी बाई 2। तो फाइनली इट कम्स आउट एम बी। वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एम इंटू बी, ठीक है। सही रहा, ढंग से तुम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बच्चों, ये तो हो गया क्या क्या बातें हमने देख ली। हमने बातें देख ली सर मैग्नेटिक डायपोल यानी कि इस बार मैग्नेट की वजह से आपका
अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या क्या चीजें देखे जा सकती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा था कि इस टॉपिक में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए निकाल के बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक मोनोपोल से। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोनोपोल सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ उसके वजह से निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, होगा दूसरा पोल होगा किधर भी, लेकिन मोनोपोल की वजह से कितना होगा हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो मोनोपोल की बात करते हैं। तो हेडिंग देंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। देखो यहां ये कोई मोनोपोल रखा हुआ है और इसकी वजह से मुझे किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा अगर ये आर डिस्टेंस पर। तो बच्चों ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे निकाला था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना निकल के आया था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जहां क्यू है वहां तुम्हें बस एम पुट करना है। मतलब बड़े आराम से कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सेम मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा सर, दिस विल बी के एम आर स्क्वायर। So there will be km upon में r square. This is your magnetic field. km upon में r square. अब यहाँ k क्या है, यहाँ पे k बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। k की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। व्हाट इज दिस म्यू नॉट सर, ये जो म्यू नॉट है ये है यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल वैसा ही समझो जो तुमने एप्सिलॉन नॉट को समझा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही म्यू नॉट हो गया। इस म्यू नॉट की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो फाइनली अगर तुम्हें इस फॉर्मूले को लिखना है तो दिस फॉर्मूला इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा मैंने यूनिट नहीं लिखा है इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हेनरी पर मीटर भी कह सकते हो, लिख लो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या फिर हेनरी पर मीटर। किसका, म्यू नॉट का। ठीक है, दिस इज मोनोपोल। इसी चीज को तुम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इन वेक्टर फॉर्म it is of course B equals to mu naught upon 4 pi m by r square, और ये r वेक्टर इंटू r वेक्टर r कैप। r कैप को फर्दर तुम लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई, ये पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m बाई r स्क्वायर इंटू r वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो हाँ स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक डायपोल नहीं है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है ये। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में r क्यूब r वेक्टर। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये जो m इसमें लिखा हुआ है, दिस m इज विथ साइन। ये m जो है विथ साइन होना चाहिए। अगर विथ साइन नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन आपकी गलत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। अच्छा वही अगर साउथ रहेगा
चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। लाइक ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के लिए जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किधर होगी मैग्नेटिक फोर्स की? सर बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, ठीक है ना? किधर होगी? बाहर की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? सेम होगा, है ना? और वहीं अगर साउथ वाला है तो साउथ वाले के लिए क्या होगा? अंदर की तरफ। बिल्कुल तुम समझ पा रहे हो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव वाले के लिए बाहर की तरफ होता था और नेगेटिव वाले अंदर की तरफ होता था। सो इसलिए नॉर्थ वाले के लिए बाहर की तरफ, साउथ वाले के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों पोल की बात करते हैं, मोनोपोल का हमें समझ में आ गया, अब हम दोनों पोल की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सियल। एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा? तो ये रहा आपका मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ पोजीशन, ये रहा साउथ पोजीशन, इनके बीच का डिस्टेंस लेट से 12 है बच्चों। और इसके लिए भी बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए तुमने निकाला था एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो सेम नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा? मैंने बताया नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, दिस इज फॉर नॉर्थ पोल, और साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस इज फॉर साउथ पोल। सेंटर से आपको डिस्टेंस गिवन है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल निकल के आएगा बी नेट, बी नेट इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल ऑफ नॉर्थ पोल माइनस मैग्नेटिक डायपोल ऑफ साउथ पोल, क्योंकि मुझे दिख रहा है नॉर्थ पोल इसके करीब है तो नॉर्थ वाला ही तो ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से फाइनली जो आपका बी नेट निकल के आएगा वो बी नेट कितना निकल के आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना निकल के आता है? केपी अपॉन में 2 केपी अपॉन में आर क्यूब। तो यहां पे कितना निकल के आएगा सर? सेम 2 के, पी के जगह एम आ जाएगा, नीचे आर क्यूब, तो 2 के एम अपॉन आर क्यूब, दिस इज योर बी नेट। अब के की वैल्यू तुम्हें पता ही है, के की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो बी नेट is of course mu naught upon 4 pi into 2m upon में r cube. This is magnetic dipole at axial point. ठीक है, अगर मुझे इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो इन वेक्टर फॉर्म this b net is of course mu naught upon 4 pi, चलो 2 को मैं आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, इस m को m ही रहने दो, अपॉन में r क्यूब है, और डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन होगा इसका m कैप की तरफ, जिधर की तरफ मैग्नेटिक डायपोल है उधर की तरफ ही आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो बस यहां पे लिख दो इस बात को, बी नेट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू m upon r cube. This m cap is of course m vector upon में magnitude of m, m से m आपका कैंसिल आउट हुआ, जो b net आपका फाइनली निकल के आया, this b net is mu naught upon 2 mu naught upon 4 pi into m vector upon में r cube. This is magnetic dipole at एक्सियल पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सियल हो गया। वैसे ही आपका सेम दूसरा कौन सा होता है? इक्वेटोरियल होता है। तो इक्वेटोरियल के लिए क्या करेंगे? इक्वेटोरियल, तो जैसा तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल किया था सेम तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल भी होगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है कि कितना होगा। लेंथ 12 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है r। क्या करोगे सबसे पहला स्टेप? सर सबसे पहला स्टेप तो इस नॉर्थ पोल के लिए देखेंगे,
तो नॉर्थ वाले के लिए जो आपका निकल के आएगा, तो इसके लिए किधर होता है सर, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, और इसके लिए बनाओगे, इसके लिए किधर होगा सर, अंदर की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, इनका रिजल्टेंट जो होगा बिल्कुल ऐसे, दिस इज योर बी नेट। तो बी नेट क्या होगा सर, बी नेट इज ऑफ कोर्स अंडर रूट बी ऑफ नॉर्थ का स्क्वायर प्लस बी ऑफ साउथ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो आपका बी नेट है वो कितना निकल के आ जाएगा, ये वाली वैल्यू होगी आपकी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू भी आपकी सेम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना निकल के आया था कैलकुलेट करके सर, केपी अपॉन में आर क्यूब, यहां भी सेम आएगा, बस वहां इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां मैग्नेटिक डायपोल आएगा, सो के एम अपॉन में आर क्यूब। के की वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये आपका निकल के आ गया मैग्नेटिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आपको दिख रहा है सर, बी नेट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब, कैपिटल एम अपॉन में आर क्यूब। डायरेक्शन क्या है सर, मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन तो ये रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखो ऐसे अपोजिट है, यानी कि यहां पे कितना हो गया सर, एम विल बी, बी नेट विल बी ऑफ कोर्स माइनस का एम कैप, सो बी नेट कम्स आउट नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, इसको लिखेंगे एम वेक्टर अपॉन में एम, एम से एम आपका कैंसल, बी नेट कम्स आउट नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अगर तुम रेशियो उठाओ बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल का, तो रेशियो क्या है, बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल, देखो रेशियो आपका सेम वही निकल के आ रहा है क्या, 2:1। नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। सो नेक्स्ट इज एट एनी जनरल पॉइंट। एट एनी जनरल पॉइंट, देखो तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है, जो कि यूं कह लो इससे किसी भी थीटा एंगल पर है। थोड़ा गलत हो गया, मिला देते पहले से, ठीक, ये पी पॉइंट है जो कि इस मैग्नेटिक डायपोल से किसी भी थीटा एंगल पर रखा हुआ है। कैसे निकालेंगे, सेम तुम्हें एक्सियल का पता ही है, इक्वेटोरियल का पता ही है, दो इस तरह का डेरिवेशन कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा कि ये साइन ये थीटा पर है, तो सर इसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा, मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों, ये कौन सा होगा सर, दिस विल बी ऑफ कॉस एम कॉस थीटा, और इसके जो इधर की तरफ होगा, दिस विल बी ऑफ कॉस एम साइन थीटा। अब देखो जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एम कॉस थीटा वाले डायपोल के लिए ये पी पॉइंट कैसा काम करेगा, एक्सियल काम करेगा, और एक्सियल के लिए तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरफ ही आपका होगा, है ना, बी पैरेलल कितना था सर, जल्दी बोलो, 2k m अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। एम साइन थीटा के लिए ये वाला तो इक्वेटोरियल की तरह काम करेगा, और इसमें किधर होता था सर, नेगेटिव अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि ये ऐसा, दिस इज बी पैरेलल,
दिस इज बी परपेंडिकुलर, ये कितना था तुम्हारा Km अपॉन में आर क्यूब। तो नेट किधर होगा, इसको मिलाओ, ये रहा नेट सर। दिस इज योर बी नेट। तो बी नेट फाइनली कितना निकल के आया सर, बी नेट इज अंडर रूट बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी पैरेलल का स्क्वायर। बी परपेंडिकुलर इज ऑफ कोर्स कितना है बच्चों, Km अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर एंड बी परपेंडिकुलर इज 2Km अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। इसको फाइनली ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा सर, बी नेट इज, बताओ क्या था फॉर्मूला, Km अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर बी नेट एट एनी जनरल पॉइंट। तो सारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो जरा इसमें तुम पुट करते जाओगे वैसे ही एक्सिस, एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी निकल के आ जाएगा। फैक्ट हो गया क्लियर। अब अच्छा एक दो बातें और कर लेते हैं सर, ये तो थीटा एंगल पे था, तो ये वाला भी आपका थीटा एंगल पर, एक सेकंड, ये तो नहीं होगा थीटा पे, थीटा वाले पे तो ये होगा, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल, ये वाला भी एंगल आपका थीटा होगा। चलो रेड से बात कर लेते हैं। और ये जो बी नेट बना है ये लेट सपोज किसी भी फाई एंगल पर है। अगर आपको ये tan फाई की वैल्यू लिखनी है तो आप तो बड़े आराम से लिख दोगे सर, tan फाई क्या होगा, तो कहोगे सर tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी पैरेलल, ठीक है। लेकिन कोई तुमसे ये पूछे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड बी नेट, इसके बीच में कितना एंगल है, तो कहोगे सर थीटा प्लस फाई। कितना है बच्चों, थीटा प्लस फाई, यानी कि कितना आ गया सर, थीटा आपका जो भी है प्लस फाई क्या होगा तुम्हारा सर, tan इनवर्स बी परपेंडिकुलर अपॉन में बी पैरेलल। दिस इज योर एंगल, कर लीजिए नोट। इतनी बातें समझ में आ गई सबको। वैसे बी परपेंडिकुलर अपॉन बी पैरेलल की भी वैल्यू एक अच्छी सी निकल के आ जाएगी, तुम ढंग से देखो तो। मैं कह रहा हूं बी परपेंडिकुलर और बी पैरेलल की वैल्यू एक बहुत अच्छी से निकल के आ रही है, अगर तुम ढंग से देखो तो। कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है सर, बी परपेंडिकुलर, ये बी नेट है, छोड़ो यार, नहीं चलो निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। बी परपेंडिकुलर अपॉन बी पैरेलल की वैल्यू बताइए कितनी निकल के आ रही है। क्या tan थीटा बाई 2 है, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी tan थीटा अपॉन 2। तो यहां तुम ये रख सकते हो सर, थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा बाई नॉट tan इनवर्स ठीक है। आगे बात समझ, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा मैंने कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है ना। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो यहां पे मैंने सिर्फ m लिख दिया, जो कि यहाँ पे सिर्फ m होगा नहीं, है ना। यहाँ पे क्या होगा सर, ये आप पैरेलल वाला है तो यहाँ पे आप m cos थीटा मेंशन करो, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर वाला है तो m sin थीटा मेंशन करो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार, यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा आपको, m का Km sin थीटा, m थोड़ी था,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, इसलिए साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, ये सारी चीजें निकल के आ गई। समझ में आ गया कुछ ऐसा तो जो नहीं समझ में आया तुम्हें? क्लियर हो गया ना? ठीक है, कुछ सवाल हो जाए, नोट कर लो यहां तक, एक दो सवाल कर लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल सा फंडा है बच्चों। एक इस तरीके से डायपोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और एक डायपोल इस तरीके से, सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सवाल किया था तुमने, बिल्कुल वही है। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो मैं इनके वजह से ठीक है, इस मिड पॉइंट पर, इनका जो मिड पॉइंट है, यहां पे निकालना है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि r डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका भी m है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट। चलो बता दो फटाफट। इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर दोगे, इस वाले के लिए एक्सियल पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा तो डायरेक्शन किधर होगी सर? इधर की तरफ होगी। ठीक है, और ये b कितना निकल के आएगा? ओके सर 2km अपॉन आर क्यूब। इस वाले के लिए सर इक्वेटोरियल होगा, तो अगर ये नॉर्थ से साउथ इस वाले डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये b कितना निकल के आएगा? km अपॉन आर क्यूब। तो तुम्हें ढंग से दिख रहा है कि सर एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, दोनों 90 डिग्री पर है। ये तुम्हारा 2b है, ये तुम्हारा b है। ठीक है, तो b नेट कितना हो जाएगा सर? b नेट आपका हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट 5b। और b कितना है तुम्हारा सर? b रहा ये km अपॉन आर क्यूब। क्या r/2? अच्छा अच्छा अच्छा, r/2 का क्यूब होगा। हाँ, डिस्टेंस हमारा r/2 का क्यूब होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये r/2 का क्यूब कर लो, या इसको ऐसे लिख दो, रूट 5 इंटू 8km अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, r/2 का क्यूब था तो 8 आ गया, आंसर आपके पास आ गया 8 रूट m। k की वैल्यू रख दी मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन में आर क्यूब। ये आंसर आ गया तुम्हारा। समझ गए बात को? पता नहीं क्या रूट 16 वगैरह क्या क्या कह रहे थे, यही था। चलो एक सवाल और देखो। मुझे लगा सॉल्व कर लोगे तुम लोग, लेकिन किया नहीं, इसलिए क्वेश्चन बढ़ा दिया मैंने। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2 है। जो सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है r। निकालना क्या है? फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज बार मैग्नेट। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज बार मैग्नेट। चलो फाइंड आउट करो।